हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मिनल। और आज हम अधिगम के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत हैं, ठीक है। इससे पहले हमने जितने भी सिद्धांत पढ़े थे, जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत जिसको हम प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, पावलोव का सिद्धांत जो कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था, उसके बाद हमने हल का प्रबलन सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, गुथरी का जो सामीप्यवाद का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत थे वो सब व्यवहारवादी सिद्धांत थे, ठीक है, जो कि रटने पे बल देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इसमें चिंतन का रोल नहीं होता है जो व्यवहारवादी सिद्धांत थे। लेकिन अब हम संज्ञानात्मक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे जिसमें कल्पना, तर्क, चिंतन, विचार, इन सब का रोल होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसको हम इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक थे कॉहलर और इन्होंने 1917 में सिद्धांत दिया था। सहयोगी थे कोफ्का और मैक्स वर्दीमर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि गेस्टाल्टवाद से संबंधित है या इनसाइट थ्योरी से संबंधित वैज्ञानिक है, तो इसमें कॉहलर, कोफ्का और वर्दीमर तीनों का नाम आएगा, ठीक है। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो सुल्तान नामक चिंपैंजी पे किया था। इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या है वो देखते हैं। तो इसको हम गेस्टाल्ट सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं। सूझ का सिद्धांत, क्योंकि इसमें अचानक से एक सूझ आती है और एक आहा अनुभव सा फील होता है, तो इसलिए इसको सूझ का सिद्धांत कहते हैं। पूर्णाकार का सिद्धांत, इसमें पूर्णता पे, समग्रता पे ज़्यादा बल दिया, इसलिए इसको समग्रता का सिद्धांत कहते हैं। पूर्ण से अंश का सिद्धांत और सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कॉहलर ने सुल्तान पे क्या प्रयोग किया था, ठीक है। तो कॉहलर ने क्या किया कि सुल्तान को एक कमरे में बंद किया जिसकी छत पे उन्होंने केले लटकाए थे। सुल्तान जो चिंपैंजी था उसने क्या किया, केलों को देखा। केले उसके लिए स्टिमुलस थे, ठीक है, उद्दीपक थे वो। तो उनको देख के, जैसा कि थॉर्नडाइक ने कहा था कि प्राणी सबसे पहले उद्दीपक को देख के क्या करता है, फिजिकल रेस्पॉन्स करता है। तो सुल्तान ने भी यही किया। वो कमरे में उछल कूद करने लगा। उस केलों को प्राप्त करने के लिए उसने अपने सारे जो फिजिकल रेस्पॉन्स थे वो सारे शो कर दिए कि उछल कूद की, उसको हाथ से लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। फिर सुल्तान ने अपने मतलब चिंतन किया। उसने सोचा कि अब मैं इन केलों को कैसे प्राप्त करूँगा, ठीक है। फिजिकल रेस्पॉन्स से तो कुछ नहीं हो पाया। फिर अचानक से क्या होता है, उसको सूझ आती है, एक आइडिया आता है या फिर एक विचार आता है, जिसको हम सूझ कहते हैं। और फिर उसने देखा कि वहाँ कमरे में बॉक्स पड़े थे, ठीक है। सुल्तान ने सोचा कि इन बॉक्स से मैं इन केलों को प्राप्त कर लूँगा, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट में उसने फिजिकल रेस्पॉन्स किए, जैसे ये इन केलों को प्राप्त करना चाह रहा था, ये हाथ से ले रहा है, ये उछल कूद, ये सब उसने कर दिया, नहीं मिले। फिर उसने देखा कि कमरे में ये बॉक्स पड़े हुए हैं। उसने सोचा कि शायद मैं इन बॉक्स से केलों को प्राप्त कर सकता हूँ। उसने एक बॉक्स रखा और फिर केलों को प्राप्त करने के लिए उस बॉक्स के ऊपर चढ़ा। लेकिन सुल्तान ने देखा कि उस बॉक्स से भी वो केलों को प्राप्त नहीं कर सकता था। फिर उसने फिर सोचा, फिर देखा कि बॉक्स और पड़े तो उनकी सहायता ली। इसके बाद एक से एक फिर उसने इन 3 बॉक्स को जमा दिया और फिर उसने केलों को प्राप्त कर लिया। तो इसमें यही है कि आप इस सिद्धांत में यही अर्थ निकल रहा है कि आप चिंतन करो, फिर इससे जो सूझ आती है तो उससे आपको एक आहा अनुभव फील होगा और आप फिर उससे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। जैसे सुल्तान ने क्या किया कि अपनी सूझ से काम लिया और इन केलों को प्राप्त कर लिया, ठीक है। ये कोई यांत्रिक विधियाँ है, इसमें रटने पे बल नहीं दिया है, इसमें समझने पे बल दे रहा है, ठीक है। फिर एक प्रयोग में क्या किया कि सुल्तान को उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया, एक पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे में उन्होंने 2 छड़ रखी, ठीक है, जो आपस में जुड़ सकती थी। फिर बाहर, पिंजरे के बाहर केले रख दिए। इस बार भी सुल्तान ने फिजिकल रेस्पॉन्स ही शो किए, जैसा कि थॉर्नडाइक ने बोला था। जैसे उसने स्टिमुलस जो कि केले थे उसके लिए, उसको देख के उसने फिजिकल रेस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। वो पिंजरे को मतलब बाहर से हाथ से वो लेने की कोशिश कर रहा था केलों को, फिर उछल कूद कर रहा था, ये सब कर लिया। फिर उससे कुछ नहीं हुआ। फिर उसने अपनी सूझ का प्रयोग किया। उसने क्या किया कि जो 2 छड़ थी उसमें एक छड़ से उसने केलों को प्राप्त करना चाहा, लेकिन वो नहीं कर पाया। फिर थोड़ी देर बाद उसने फिर सोचा। फिर उसने देखा कि जो दोनों छड़े थे उसको जोड़ दिया और उन्होंने केलों को प्राप्त कर लिया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इसमें कल्पना का, चिंतन का मेन रोल है, ठीक है। तो ये था कॉहलर का प्रयोग और इसमें सूझ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है, चिंतन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, इसलिए हम इन सिद्धांत को हम संज्ञानात्मक श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या है ये। तो गेस्टाल्टवाद जो हम कहते हैं
तो उसमें जो गेस्टाल्ट है वो जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है किसी समस्या को एक समग्र रूप में लेना, एज ए होल लेना, ठीक है। कोई भी समस्या है उसको आप पूर्ण रूप में लो, उसको समग्र रूप में लो, इस पर इसने ज़्यादा बल दिया है, ठीक है। अंश की उपेक्षा समग्र रूप ज़्यादा प्रयुक्त है। कोई भी चीज़ है उसका अंश जो है, उसके जो पार्ट है, उससे ज़्यादा उसका जो समग्र रूप है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। अगर आप बालक को कोई भी चीज़ बता रहे हो तो उसको पार्ट्स में नहीं बता के पहले उसको उसका पूरा रूप बताना चाहिए, तो वो उसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे एक फूल है तो आप उसके फूल के पार्ट्स को पहले डिस्क्राइब ना करके उस पूरे फूल को बताओगे तो बालक जल्दी समझ पाएगा, इसका यही अर्थ है। तो इसमें कल्पना, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान व प्रत्यक्षीकरण जैसी संज्ञानात्मक क्षमता को महत्वपूर्ण मान्यता दी है, ठीक है। तो ये प्रत्यक्षीकरण भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये तो इन्होंने इस पर ज़्यादा रोल दिया है। जब प्राणी परिस्थिति के भिन्न भिन्न पहलुओं को नए तरीके से प्रत्यक्षण करके उसके आपसी संबंधों को समझ जाता है तो उसमें एक सूझ उत्पन्न होती है, ठीक है। मतलब प्रत्यक्षीकरण क्या है, उसको समग्र अवलोकन करता है, ठीक है। तो जो कोई भी परिस्थिति है उसको अलग अलग पहलुओं में जो नए तरीके से उसका प्रत्यक्षण करता है, उसको अवलोकन करता है, और उसके जो आपसी संबंध है, जैसे सुल्तान ने देखा कि इन बॉक्स से मैं इन केलों को प्राप्त कर सकता हूँ, वो उसके आपसी संबंधों को समझ गया, तो उसमें एक सूझ उत्पन्न हुई, ठीक है, कि मैं बॉक्स को एक के ऊपर रख दूंगा और फिर मैं अपने केलों को प्राप्त कर लूँगा। और जिसे मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा, अहा अनुभव की संज्ञा दी थी, ठीक है। इसको मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा था, अहा अनुभव की संज्ञा दी। अब इसका अर्थ है जो सूझ है उसका जो मेन आधार है वो क्या है, कल्पना, चिंतन, तर्क जब आप करोगे तभी आपके अंदर सूझ उत्पन्न होगी। इसलिए जो सिद्धांत है वो उच्च स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है, छोटे बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि अपन को पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें अमूर्त चिंतन का विकास ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें तो चिंतन का ज़्यादा ही रोल है, चिंतन के बिना ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जो छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है सिद्धांत। ये जो उच्च स्तर के बालक हैं उनके लिए उपयोगी है, क्योंकि इसका आधार जो है वो कल्पना, चिंतन और तर्क है, और बालकों में अमूर्त चिंतन का अभाव होता है। गेस्टाल्टवादी रटने के बजाय समझने पे ज़्यादा बल देते हैं, ठीक है। इसमें रटने पे ज़्यादा बल नहीं दिया, समझने भी दिया है, इसलिए इसमें अमूर्त चिंतन का रोल होता है। अब इसके हम शैक्षिक उपयोग देखते हैं। तो बालक में बुद्धि, कल्पना, तर्क व रचनात्मकता का विकास करने में उपयोगी है, ये हमने अभी देखा। इकाई योजना, पाठ योजना व पाठ्यक्रम की उत्पत्ति गेस्टाल्टवाद से हुई है। इकाई योजना, उसमें भी क्या होता है, पूरी इकाई जिसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, तो उनका पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है कि समग्र रूप होता है, इसलिए इसको इकाई योजना, पाठ योजना, पाठ्यक्रम की जो उत्पत्ति होती है वो किससे हुई, गेस्टाल्टवाद से। यही समग्रता को दर्शाता है। समस्या समाधान विधि व प्रायोजना विधि भी गेस्टाल्टवाद की देन है। कोई भी समस्या आई तो उसके लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा, तभी आप उसका समाधान कर पाओगे। इसलिए जो समस्या समाधान विधि है और ये जो प्रायोजना विधि है वो किसकी देन है, गेस्टाल्टवाद की देन है, क्योंकि अमूर्त चिंतन का इसमें रोल होता है। पूर्ण से अंश तथा स्थूल से सूक्ष्म का आधार भी यही सिद्धांत है। पहले कोई भी चीज़ को पूर्ण रूप से बताओ, फिर उसके अंशों को बताओ। इसके कारण पूर्ण से अंश व स्थूल से सूक्ष्म रूप। स्थूल मतलब जो मूर्त है, इसको अपन मूर्त से अमूर्त भी कह सकते हैं। मूर्त मतलब जो आपको दिख रहा है, और अमूर्त जो आप दिख नहीं रहा है। जैसे आपको अगर आपको कह दे, आपके सामने 3 बॉल्स रख दे और 2 बॉल्स और रख दे, और अगर आपसे पूछे कि ये बॉल कितनी है, तो आप उनको गिन के बता दोगे जो आपके सामने उनको देखे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ऐसे ही पूछ ले कि 3 बॉल और 5 बॉल कितनी होती है, और अगर आप जवाब दे रहे हो, मतलब ये अमूर्त चिंतन है, ठीक है। तो जो दिख रहा है उसका जवाब देना है, जो देख रहे हो उसको मूर्त कहते हैं, और जो नहीं देख रहे हो उसको आप अमूर्त कहते हैं। तो इसको हम स्थूल से सूक्ष्म या मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत से खोज विधि का जन्म हुआ, ठीक है। अन्वेषण, ये जो विधियाँ हुए, खोज विधि, इन सब की उत्पत्ति भी इसी सिद्धांत से हुई है। गणित, विज्ञान व व्याकरण जैसे कठिन विषयों के लिए लाभप्रद है, जिसमें सूझ का रोल होता है। उच्च मानसिक योग्यता के विकास में सहायक है। आपकी जो मानसिक योग्यता है उसको विकास में भी ये उपयोगी है, और उच्च स्तर की कक्षा के बालकों के लिए उपयोगी है, ठीक है, जो कि मैंने बताया, क्योंकि चिंतन जरूरी है और छोटे बच्चों में अमूर्त चिंतन का अभाव होता है, इसलिए उच्च स्तर की कक्षा के जो बालक हैं उनके लिए उपयोगी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम आगे जो भी संज्ञानात्मक सिद्धांत उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और ये सिद्धांत है वो इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखना। इसके अन्य नाम क्या हैं, किस पे प्रयोग किया था, क्या प्रयोग किया था,
और इसके जो शैक्षिक उपयोग हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।